वेलकम बैक बच्चों। हम लोगों ने हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कवर किया था। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर रिलेशनशिप देखेंगे केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच में क्या होता है। उसके बाद एक टर्म आती है एक्टिविटी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो बच्चों कैसे क्या लिखना हम लोगों को, हमें पता है कि द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए सेल इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ gives free energy accompanied during the cell reaction। क्या बोलते हैं इसने कि जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है किसी भी सेल में, वो किसके इक्वल है? वो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो यहां से लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? हम बोलते हैं नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको हम वन बोल सकते हो तो इक्वेशन वन। नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ किसका? दिस इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passed through the cell into EMF of the cell, EMF of cell। ये EMF को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सेल क्या होते हैं हमें पता है। नाउ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी जो ये कैरी करते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है हमारी सेल के अंदर, वो होती है 1 फैराडे। अब हम लिख सकते हैं फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट पास थ्रू द सेल इज 1 फैराडे। और 1 फैराडे में कितने होते हैं? 96500 कूलम। अब लिख सकते हैं फॉर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? NF क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ नहीं किया था, अब हमें वैल्यू पुट अप करनी, तो हम क्या बोल सकते थे? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NFE। ये नंबर ऑफ मोल्स, ये फैराडे, और ये क्या हो जाएगा? EMF। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 1, देयरफॉर वी गेट माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू NFE। अब हमारे पास EMF ऑफ सेल और गिव्स फ्री एनर्जी में रिलेशन आ गया, और ये NFE को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। तो अब ना करते, वी नो अकॉर्डिंग टू गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, हमारे पास गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है ऐसा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इससे बनती है जब हम डेल्टा एस की वैल्यू पुट अप करते हैं इस जी वाली टर्म में, तो हमारे पास क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी अपॉन करली टी पी। ये होती है गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो अब जब ये आया, जब इसकी वैल्यू पुट हम कर देते हैं, ये वैल्यू पुट अप करने के बाद, अब अगर हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इन इक्वेशन 2, ये गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चे यहां से कि यहां से माइनस NFE इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी करली, यहां से क्या हो जाएगा? डेल्टा NFE डिवाइडेड बाय करली टी पी।
तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ से ये NF को बाहर निकाल दे और NF से इसको डिवाइड कर दे थ्रू आउट इक्वेशन को, या डिवाइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो माइनस, ऐसा लिखते हैं पहले NFE इज इक्वल्स टू डेल्टा H। अब यहाँ पे जब NFE की पुटअप किया तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, माइनस, यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस T इंटू NF करली डेल्टा E अपॉन करली टी पी। अगर इस साइन को मैं अंदर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, NFE इज इक्वल्स टू डेल्टा माइनस डेल्टा H प्लस TNF करली डेल्टा E अपॉन करली टी पी। ये इक्वेशन आ गई बच्चे। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको यहां पे जो ये टर्म आती है, इसको मैं करली E बाय ऐसा लिख सकता हूं, करली E बाय करली टी पी ऐसा। तो ये इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF, ये बोल देते हैं। तो अब यहां पर हम लोगों ने अब इस इक्वेशन को NF से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो ये डेल्टा जी माइनस NFE की इक्वल था, तो यहां से हम यहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा, इस डेल्टा को हटा देंगे माइनस NFE, तो ये डेल्टा नहीं लगेगा क्योंकि NFE आ गया यहाँ से, तो इसीलिए ये हमारे पास करली E बाई करली टी पी है। तो ये यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हूँ, इसको हटा के करली E बाई करली टी, करली E बाई करली टी। तो क्योंकि डेल्टा नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा किसके इक्वल था, NFE के इक्वल था, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF। ये बताता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को चेंज करने से मेरा EMF में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं किससे, NF से, तो क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H अपॉन NF प्लस T NF करली E अपॉन करली टी पी। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो EMF ऑफ द सेल है, यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो हमारी एंथैल्पी चेंज जो हो रहा है यहाँ पर उसके इक्वल भी हो सकती है, उससे ग्रेटर भी या उससे लेस, वो डिपेंड करेगा इस टेम्परेचर कोफिशिएंट का साइन कैसा है। सो नाउ द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड will be equal, lesser or greater than enthalpy change, greater than enthalpy change of reaction, enthalpy change of cell, enthalpy change, यहाँ इसको लिख सकते हैं greater than enthalpy change, and it's depends upon किसके ऊपर, साइन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF। तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, वो इस एंथैल्पी चेंज के इक्वल भी हो सकता है, उससे लेस भी या ज्यादा भी, डिपेंड कर रहा है हमारा इसका साइन कैसा है। तो हम यहाँ पे केस 1 लगा देते हैं। केस 1 लिखा, इफ करली E बाय करली टी पी इज नेग्लिजिबल, देन electric energy produced is equals to enthalpy change। तो सिंपल सी बात है, अगर ये हमारे पास जीरो हो गया, नेग्लिजिबल है तो जीरो, तो मेरे पास ये इसकी जो वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है एंथैल्पी चेंज के, वो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रहा है, गिव्स फ्री, इलेक्ट्रिक एनर्जी के। तो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, साइन नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज आ रहा है। तो ये आ जाए। दूसरा पॉइंट बोला केस 2 के अंदर, इफ करली E बाय करली टी पी इज पॉजिटिव, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी produced is greater than, इसको हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एंथैल्पी चेंज को, या हीट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज, एंड दिस extra energy is absorbed from the surrounding।
देखो बच्चे, हमारे पास अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मेरे पास पहले जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस, हमारा एंथैल्पी चेंज में 20 का डिफरेंस आ रहा था, उसकी वैल्यू 20 का डिफरेंस आ गया, तो मेरे पास 20 ही इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अब 20 के साथ साथ मेरे पास दूसरी एक पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव वैल्यू इसका 2 का चेंज आ गया, तो 20 का उसमें चेंज आ रहा है, 2 का उसमें, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कितना हो रहा है, 22 का चेंज आ रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बोल रही है कि अगर इसकी ये पॉजिटिव वैल्यू है तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा होगी एंथैल्पी चेंज वाले से, और जो इसके लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई है वो कहां से अब्जॉर्ब होती है, सराउंडिंग से। तो अब इसका थर्ड केस हम लिखते हैं, केस थर्ड, इसका अपोजिट हो जाएगा, इफ curly E by curly T P is negative, then electric energy produced is less than enthalpy change at constant pressure। आप लिख सकते थे क्योंकि constant pressure पे हो रहा है, यहाँ पर भी constant pressure, n energy is lost, and extra energy is lost to the surrounding, is lost in the form of heat to surrounding। कुछ नहीं था, इसका अपोजिट हो गया। तो ये हमारे पास ध्यान रखना है बच्चे, क्योंकि जब हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा, ये -NFE ही लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ बोलते हैं कि ईएमएफ के ऊपर टेम्परेचर चेंज से क्या रिलेशन आएगा। तो ये था हमारे पास रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है एक्टिविटी। तो हम एक्टिविटी को समझते हैं कि वो क्या होती है। एक्टिविटी क्या लिखा है, द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन और इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्टिविटी। कह रहा है कि कोई अगर आयन है या इलेक्ट्रोलाइट है किसी सॉल्यूशन में, तो उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। और इसको सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सिंबल से, एंड इट इज रिलेटेड टू एक्चुअल कंसंट्रेशन। किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल कंसंट्रेशन को, एम, मोलैलिटी से, मोलैलिटी एम। और इसका जो रिलेशन होता है मोलैलिटी के साथ वो क्या होता है, एक्टिविटी इज इक्वल्स टू गामा इनटू एम। एम इज मोलैलिटी या एक्चुअल कंसंट्रेशन, गामा क्या एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो देखो बच्चे, दो वर्ड आ गए हमारे पास, एक एक्चुअल कंसंट्रेशन मोलैलिटी और एक क्या हो गया, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। क्या हो गया, आइए आप अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि लाइक हमारे पास आपने एसिटिक एसिड लिया, आपने डिसोल्व किया वाटर में, तो अगर आपने 1 ग्राम लिया तो 1 का 1 ग्राम वो डिसोसिएट नहीं होगा आइंस के अंदर। मान लिया उसके अंदर से 0.5 हुआ, तो 0.5 की वजह से ही आपको आइंस मिला है। आपने वो जितना वेट लेके किया था, आप 1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाहते थे, लेकिन अब आपका जो सोल्यूशन है वो एक्चुअली 1 मोलर नहीं है, वो उससे क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जितने आइंस आपने दिए उसके रिस्पेक्ट में होगा, डिसोल्व नहीं हुआ, बाकी तो अनडिसोल्व रहेगा। इसका मतलब कि जो आपका एक्चुअल में आयंस वहां पे प्रेजेंट है, उनकी वजह से वहां पे कुछ कंसंट्रेशन होगी उसकी वहां पर, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल कंसंट्रेशन। तो एक्चुअल कंसंट्रेशन का मतलब है जो एक्चुअली में वहां पे प्रेजेंट है। तो अब एक्चुअल कंसंट्रेशन हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, एक्टिविटी को बोला इफेक्टिव कंसंट्रेशन। देखो, इफेक्टिव और एक्चुअल में भी एक डिफरेंस आ गया। ये क्या डिफरेंस है कि बाई चांस हम मानते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है यहाँ पर, और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कैसा है, यहाँ पर हमारे पास आइंस प्रेजेंट है। अब ये आइंस क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि इन आइंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास कि ये कंडक्टेंस के लिए, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए ये करंट को कैरी करके ले जाएंगे। अगर हम सेल बनाएंगे तो हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में करंट कौन कैरी करता है, आइंस ही कैरी करते हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्ट नंबर से डिनोट करते हैं नॉर्मली। तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर ये आइंस थे, अगर यहाँ पे कोई इंटरेक्शंस नहीं होती, कोई इंटरेक्शंस इनके बीच में नहीं होती, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता, तो ये फ्रीली मूव कर सकते थे। और ये जो इनका कंट्रीब्यूशन होता किसके अंदर, हमारे पास अगर हम बाई चांस बोल दे कि मोलर कंडक्टेंस में, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते। लेकिन अब कंसंट्रेशन ज़्यादा है एक टाइप से, तो इनके बीच में इंटरेक्शंस होंगी। तो अब इंटरेक्शंस की वजह से जितना कंट्रीब्यूशन इन्होंने करना था, अब उससे क्या होगा, कम करेंगे। तो नॉर्मली पहले ये अगर ये 10 के जितने 10 थे तो 10 के जितना कंट्रीब्यूशन करते, लेकिन अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गए, 100 आइंस हो गए, तो अब बेशक से 100, लेकिन वो ओवरऑल जो इफेक्ट दिखा रहे हैं वो इफेक्ट दिखाते कंट्रीब्यूशन के लाइक 99 या 98 का, तो एक का कम हो गया। तो हमारे पास एक्चुअल कंसंट्रेशन तो वहाँ पे 100 आइंस है, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है ड्यू टू इंटरेक्शंस, इसीलिए तो हम जो वहाँ पे किया था मोलर
कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखा था। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डी बाई हकल हम ओन साजक इक्वेशन देते हैं, तो वहाँ पे हम दिखाते हैं दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है एसिमेट्रिक इफेक्ट लगता है वहाँ पर, तो इस तरीके से तो वहां पे इंटरेक्शंस की वजह से तो इनका कंट्रीब्यूशन होगा वो कम मिलेगा हमारे पास। तो कह रहे जो इफेक्टिव, तो इसलिए जो जितनों का हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है एक टाइप से जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हमने बोल दिया फिर इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब क्या हुआ, तो अब एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम डिफाइन करने के लिए आ जाता है। व्हाट इज एक्टिविटी कोफिशिएंट, तो क्या बोले, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्टिविटी टू द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा अब क्या हुआ, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन गामा 1 होता है और वहां पे एक्टिविटी और मोलर जो मोलैलिटी एक्चुअल कंसंट्रेशन होती है सेम होती है हमारे पास, क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम बोलते हैं सारे के सारे आयंस फ्री होते हैं और वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, वो एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। तो वहां पर एक्टिविटी और मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम। लेकिन नॉर्मल अगर हम बोलते हैं हमारे पास वो आइडियल नहीं है, वो परफेक्ट सॉल्यूशन है हमारे पास या कंसंट्रेटेड है जिसमें जो नॉन डाइल्यूट ज्यादा डाइल्यूट ना उसको हम परफेक्ट सॉल्यूशन बोल दें, तो वहां पर क्या होगा, गामा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी, यानी कि वहां पे जो उनका कंट्रीब्यूशन होगा वो एक्चुअल से कम होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब हमने क्या बोला बच्चे कि जो एक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस, कि अब हमारे पास जो टोटल एक्टिविटी होगी, इफेक्टिव कंसंट्रेशन होगी, वो क्या होगी, उसके आयंस की वजह से। बाई चांस हमारे पास ए बी आयंस था, ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा ए प्लस और बी, तो इसकी जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इसका एक्टिविटी का जो इतना कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन है इन दोनों आयंस का, तो कह रहे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ इट्स आयन। तो एक्टिविटी ये टोटल इक्वल्स टू एक्टिविटी ऑफ कैटायन और एक्टिविटी ऑफ एनायन, ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं कि वी नो ए इक्वल्स टू गामा एम, ऐसा होता है। तो अब ए प्लस बी गामा प्लस एम प्लस गामा ए नेगेटिव गामा नेगेटिव एम नेगेटिव। एम क्या है, ये कंसंट्रेशन है। मान लेते कि यहाँ पे 1 मोलैलिटी सॉल्यूशन का था, तो ये भी 1 मोलर, ये भी 1 मोलर। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता ए टू बी, तो अब ये क्या करता, ये 2A देता प्लस ये B नेगेटिव। अगर इसकी कंसंट्रेशन में ऐसा कर देता कि बाई चांस ये 2 होता यहाँ पे या 1 मोलर होता, तो यहाँ पर ये क्या होता, 2M का ऊपर ट्वाइस, ऐसा 2 का ऊपर ट्वाइस, ये यहाँ पे हमारे पास M। ये जितनी भी हम कंसंट्रेशन दिखाते हैं यहाँ पर, अगर C दिखा दिया, ये जितने भी दिखाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास तो ये 1 मोलर का, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है और ये भी, तो यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोड। तो ये केस अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये बाईवेलेंट ट्राईवेलेंट का हमारे पास। तो अब यहाँ पर ऐसा हो गया कि 1 मोलैलिटी है, तो ये भी 1 मोलर मिलेगा, इसका भी क्या मिलेगा, 1 मोल। तो अब यहाँ से, तो अब बट जो ये हमारे पास एक्टिविटी ऑफ आयंस है, इंडिविजुअल आयंस, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट वी कांट कैलकुलेट, बट वी कैन नॉट डिटरमाइन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस, एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस हम टोटली निकाल सकते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं, एक एक काइंड के अलग अलग नहीं निकाल सकते, बट वी कांट डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस। सो वी introduced a new term mean ionic activity। इसको हमने लिख दिया A प्लस माइनस, कि मीन दोनों का भाई मीन कितना होगा एक टाइप से। तो यहां से A प्लस माइनस क्या हो गया, A प्लस और A माइनस का ये अंडर रूट, और दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट A, क्योंकि A किसके इक्वल, इन दोनों का। तो अब इसका क्या, एक का कंट्रीब्यूशन क्या, अंडर रूट ले लें इनका, तो ये क्या होगा, मीन आयोनिक एक्टिविटी। ऐसे ही हमारे पास गामा क्या प्लस माइनस क्या होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब अगर मैं वैल्यू पुट अप कर दूं तो A प्लस माइनस किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A। अगर A अंडर रूट की वैल्यू किसके हो जाएगी, ये इसके दोनों की इक्वल है, तो A प्लस की जगह गामा प्लस M प्लस गामा नेगेटिव M नेगेटिव। और फॉर यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ये तीनों की वैल्यू, क्योंकि यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास डाइल्यूट, तो ये तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। और ये कैटाइन एनाइन, अगर मेरी टोटल जो कंसंट्रेशन थी 1 मोलर था, तो ये भी 1 रहेगा, ये 1 रहेगा। अगर ये 2 था तो ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा। तो इसलिए जो M प्लस की जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है कैटाइन की, वो एनाइन की कंसंट्रेशन, वही हमारे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। अगर ये पुटिंग वैल्यू पुटअप कर दें तो A प्लस माइनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A, दिस इज इक्वल्स टू, अब यहां से M प्लस M नेगेटिव M था तो M स्क्वायर गामा प्लस माइनस स्क्वायर, तो A किसके, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगा, अब इसका मैं अंडर रूट हटा दूं, स्क्वायर रूट, तो A इज इक्वल्स टू M स्क्वायर गामा प्लस माइनस स्क्वायर। तो ये मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। ये था बच्चे हमारे पास
तो आपने ध्यान रखना है कि एक्टिविटी आ गया तो क्या हो गया, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है। तो ये कह रहा है कि इफेक्टिव इसलिए बोल रहा है कि जो उनका कंट्रीब्यूशन होगा वो एक्चुअल वाले से कम होगा हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, इंटरेक्शंस हो जाएंगे वहाँ पे, तो इसकी वजह से। तो अब एक्टिविटी और इनके बीच में एक्चुअल कंसंट्रेशन में या मोलैलिटी में एक रिलेशन होता है गामा एम। गामा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए 1 होता है, यानी कि दोनों चीज इक्वल होती हैं, लेकिन बाकी के लिए 1 नहीं होता, ये लेस देन 1। इसका मतलब ये लेस देन 1 होगा तो ऑलवेज एक्टिविटी कम होगी, किससे, एक्चुअल कंसंट्रेशन से। अब हम ये रिलेशन इसमें फॉर इलेक्ट्रोलाइट कर देंगे, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा। तो पेपर में आ गया तो हमें ऐसा कैसे ही आपको लिखना पड़ेगा यहाँ तक, उसके बाद ये फॉरेन इलेक्ट्रोलाइट यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट करके इस सेम वे से यहाँ तक आपको दिखाना है कि एक्टिविटी का जो रिलेशन हो गया वो यूनिवैलेंट के लिए उसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर, मोलैलिटी का जो है, और यहाँ पे क्या हो गया, मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट।